आवाज आ रही है क्या? शविकांत प्रिंस, आवाज आ रही है बेटा? चलो बेटा ठीक है बेटा। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें जैसे अपने बात की थी फंडामेंटल पार्टिकल्स में अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की तो बात की थी और उसमें कुछ पॉइंट्स भी अपने डिस्कस किए थे। ओके, अकेले अलग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमें क्या क्या पूछ सकता है और फिर तीनों के लिए क्या कंबाइंडली क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में सेट रखना है बेटा, ध्यान रखना है, वो भी अपन ने डिस्कस किए थे। ओके चलो बेटा, जो नोट लगा के जो पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे उन काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अपन कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। जैसे अपन ने कहा था कई सारे पॉइंट्स अपन ने लिखे थे, उसमें कहा था जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन एटम ये प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? ठीक है, फिर अपन ने क्या कहा था, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है बेटा। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, फिर अपन ने क्या कहा था, किसी भी स्पीशीज का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। ध्यान है ना, इंटीजर मल्टीपल, क्योंकि किसी भी स्पीशीज पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से आता है। ओके, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पॉजिटिव आ जाएगा और गेन करने से नेगेटिव आएगा। ओके, लेकिन आएगा हमेशा इंटीजर में। प्लस माइनस इस बात को डिनोट करेगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या गेन हुआ है बेटा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमेशा क्या आता है, इंटीजर नंबर में होता है। 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन का होता है। कभी देखा है क्या, इसने 1.5 गेन किए है, 2.4 लॉस किए, 3.6 डोनेट किए, कभी होता है क्या? नहीं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या होता है, वो इंटीजर नंबर में होता है। इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी स्पीशीज पे जो टोटल चार्ज आता है वो भी क्या आएगा, इंटीजर में ही आएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, ये जो पॉइंट्स अपन ने लिखा था इस पे क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले बेटा एक दो पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं। क्या, अगर बात करें आपसे जैसे मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल, मैंने क्या बोला, मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल क्या होता है बेटा, समझना इस बात को। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो भी नंबर आप लगा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल, मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल क्या होता है बेटा, समझना। पहली बात तो मैंने बोला है मैटर पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब क्या है ये तो आप समझते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई माइक्रो सबस्टांस जिसका कुछ ना कुछ मास हो। मैंने क्या कहा, किसी माइक्रो सबस्टांस के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं। और अगर उसका कुछ ना कुछ मास है तो मैंने क्या बोला है, मैटर पार्टिकल। आ गया समझ में? मास चाहे कितना भी हो, जिस मैटर का मतलब ही होता है मास से मतलब होता है बेटा। क्लियर है? मैटर यानी जिस माइक्रो सबस्टांस का कुछ मास हो उसे बोलते हैं क्या, मैटर पार्टिकल। क्लियर? अब मैंने क्या बोला, मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल का मूवेबल मास, बच्चा कहेगा सर ये कौन सा मास आ गया, तो नॉर्मली अगर अपन बात करें तो दो टाइप के मास आते हैं बेटा, एक तो आता है रेस्ट मास, एक आता है मूवेबल मास। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा जैसे वेट मशीन आती है, वेट मशीन पर जब हम अपने वेट का मेजरमेंट करते हैं तो ये बताओ डांस करते हुए करते हैं, एक जगह फिक्स रहकर करते हैं, एक जगह फिक्स रहकर। आ गया समझ में? वो अपना क्या है, रेस्ट मास है। जैसे मान लो मेरा 50 kg, आपका 70 kg, ये सब क्या है, अपना रेस्ट मास है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? और अगर क्या मूवेबल यानी क्या, अगर मान लो एक्सेलरेट हो रहा है बेटा, मूवेबल फॉर्म में पार्टिकल अगर है, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, उसका मूवेबल मास होगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो बच्चा कहेगा सर रेस्ट मास, मूवेबल मास, एक बात तो श्योर है दोनों अलग अलग मास बोले गए हैं, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। यस और नो? होगा बेटा। और दोनों में ये जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, स्पीड वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, मूवेबल नेचर की वजह से आ रहा है बेटा। यस और नो? क्योंकि अगर मूवेबल नेचर की वजह से दोनों डिफरेंट नहीं होते तो दोनों को अलग अलग कंसीडर क्यों करते? समझ में आ गया? इसका मतलब पार्टिकल की अगर क्या मूवेबल फॉर्म में है, यानी कुछ इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, तो क्या होगा, उसका मास नॉर्मल मास से क्या होगा, डिफरेंट होगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे, एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो एक सिंपल सी बात से समझना बेटा। सपोज लो जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कोई मान लो व्हीकल है बेटा, 4 व्हीलर है, वो क्या करेगा, मास उसका फिक्स है। सपोज करो उसका मास क्या है बेटा, मान लो 100 kg है, सपोज करो, ठीक है, या 100 kg है सपोज करो, किसी व्हीकल का मास है सपोज करो। समझने के लिए अपने क्या किया, एक नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड जो भी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है,
और उस वॉल पे क्या किया उसने, टक्कर की, कोलिजन की है। क्लियर, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसने 20 के बजाय, व्हीकल वही है बेटा, ड्राइवर भी वही है, लेकिन अब उसकी स्पीड 20 के बजाय क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बताओ अब अगर वो कोलिजन करेगा तो ये बताओ जो वॉल होगी उस पर जो इफेक्ट आएगा सेम आएगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट बेटा। इसका मतलब ये बताओ सेकंड जो कंडीशन है उसमें वॉल के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है या नहीं है? है बेटा। क्यों? क्योंकि अब जो व्हीकल है वो क्या है, ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा, ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा तो उसका मास भी ज्यादा होगा, मास भी ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, यानी जो वॉल को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कोलिजन से वो भी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब वॉल के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या है, स्पीड वेलोसिटी में चेंज होने पर क्या होता है, यानी मास में डिफरेंस आता है बेटा। क्लियर, और मास में अगर डिफरेंस आता है तो क्या होगा बच्चों, लगने वाला फोर्स भी क्या होता है, यानी प्रोवाइड एनर्जी यानी लगने वाला फोर्स भी डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है? जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, एक तो मान लो क्या होगा, जैसे मान लो कुछ चौक है बेटा, ठीक है, चौक मान लो क्या करूं, इस ग्लास की तरफ मैं फेंक रहा हूं, किसी नॉर्मल स्पीड से फेंक रहा हूं, सपोज करो। क्लियर, ठीक है, उस कंडीशन में मान लो ग्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई स्टोन पार्टिकल मैं ले रहा हूं बेटा, ठीक है, स्टोन पार्टिकल जिसका मास चौक से ज्यादा है, सेम स्पीड से ग्लास की तरफ अगर मैं फेंकूं, ठीक है, सेम स्पीड से ग्लास की तरफ फेंकूं तो ये बताओ ग्लास के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है या नहीं है? स्पीड वही है लेकिन उस स्टोन पार्टिकल का मास चौक के कंपैरिजन में ज्यादा है तो क्या होगा, ग्लास को प्रोवाइड करने वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। समझ में आ गई? ग्लास को प्रोवाइड होने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो ब्रेक होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या, देखो दोनों में स्पीड सेम है लेकिन मास, या तो मास डायरेक्टली ज्यादा होना या क्या मास इक्वल होना, तो स्पीड ज्यादा होना तो अपने आप मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या, सिंपल सी बात बेटा यही है, मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल, इसका मतलब मूवेबल मास बोला है, इसका मतलब नॉर्मल मास से डिफरेंट है। नॉर्मल मास कौन सा होता है, रेस्ट मास, जहां पर कोई मूवेबल नेचर नहीं होती, यानी कोई वेलोसिटी या स्पीड नहीं होती। आ गया समझ में? इसका मतलब रेस्ट मास और मूवेबल मास है, उन दोनों में डिफरेंस करने के लिए मेन बेसिस क्या है, उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने पर मास में चेंज होता है। क्लियर है? ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा बेटा। क्या नॉर्मल बात करें तो क्या लिखेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला है, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा बेटा। ओके, मैंने क्या बोला है, m इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यहां पर ये जो m अपन ने लिखा है बेटा, ये मान लो ये वाला m क्या है, ये वाला m यहां पर क्या है बच्चों, मूवेबल मास ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या बोला, मूवेबल मास ऑफ पार्टिकल, ये तो पार्टिकल का मूवेबल मास है। ओके, यानी जब मूवमेंट कर रहा है उस कंडीशन का मास क्या है, m है, और ये m नोट क्या है बेटा, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो वो क्या है, उसका रेस्ट मास। रेस्ट मास जो उसका फिक्स मास होता है बेटा, बिना किसी मूवमेंट के। क्लियर है? ठीक है, v क्या है बच्चों, यहां पर v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा। क्लियर है? ठीक है, c क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट से कंपेयर करते हैं। क्लियर? अरे किसी भी चीज को हमें पता है कंपेयर करने के लिए रेफरेंस किसका, नेचुरली तो लेते हैं ना, जहां तक उसके बेटा स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, लाइट की स्पीड वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ध्यान है क्या होती है, ये फिक्स होती है, ध्यान रखना, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स वैल्यू होती है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? क्वेश्चन में अगर हमें नहीं दिया गया तो भी क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो बेटा, ये तो बात होगी इसकी, फॉर्मूला क्या है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों, देखो ये बताओ, वेलोसिटी में चेंज होने पर मास में चेंज होगा नहीं होगा, अरे वेलोसिटी में चेंज होने पर मास में चेंज होगा या नहीं होगा, होगा बेटा, इसी वजह से तो कोरिलेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मेरा स्टेटमेंट क्या है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैथमेटिकली हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं बेटा। कैसे? देखो v अगर इंक्रीज होगा, देखो c की वैल्यू तो फिक्स है या नहीं है, अरे c की वैल्यू फिक्स है, देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे बेटा, अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी, v की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये बताओ v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखो मैंने इसको क्यों छुपाया है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ओके, मैंने क्या कहा, अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये बताओ v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज,
इंक्रीज बेटा, अपर साइड वाली वैल्यू इंक्रीज होने पर रिजल्ट ज्यादा आता है, यस और नो? अरे सीधी सी बात है, पहले मान लो v की वैल्यू 100 है और ये मान लो c की वैल्यू फिक्स है 10 है बेटा, सपोज करो, तो रेशियो कितना आ जाएगा, सपोज करो 10 आ जाएगा। इसको 100 की जगह 200 कर दूं तो 200/10 कितना आ जाएगा, 20 आएगा नहीं आएगा? आएगा। एक मैथमेटिक का रूल है, नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखना, अपर साइड वाली वैल्यू इंक्रीज होने पर रिजल्ट पहले से ज्यादा आता है, लोअर साइड वाली वैल्यू इंक्रीज होने पर रिजल्ट पहले से कम आता है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी पार्टिकल की तो क्या होगा, v² की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। v² की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो 1 - v² की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले 1 में से जितना माइनस करना पड़ रहा था अब उससे ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, यस और नो? सपोज करो पहले दोनों का रेशियो बेटा सपोज करो 0.5 आ रहा था, क्लियर? वेलोसिटी इंक्रीज करने पर मान लो इन दोनों का रेशियो 0.8 आ जाए, तो पहले 0.5 था तो 1 - 0.5 रिजल्ट कितना आएगा, 0.5 आ रहा था। अब अगर मान लो 0.5 से ये वैल्यू 0.8 हो जाए तो 1 - 0.8 यानी 0.21 ही हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? जितना ज्यादा माइनस करना पड़ेगा रिजल्ट उतना ही कम आएगा, यस और नो? तो क्या कर रहा हूं बच्चों, समझना, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो v² की वैल्यू इंक्रीज होगी, v² की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 1 - v² की वैल्यू डिक्रीज होगी, यस और नो? इसका मतलब ये पूरी वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई, ये अगर डिक्रीज हो गई तो हमें पता है बेटा कम वैल्यू से इसे डिवाइड करेंगे, अगर पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज वैल्यू से इसे डिवाइड करेंगे तो ये बताओ रिजल्ट ज्यादा आएगा नहीं आएगा? रिजल्ट ज्यादा आएगा। मैंने क्या कहा समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या कहेंगे बेटा, m² यानी m की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे आया, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक है। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बेटा समझने के लिए क्या कहेंगे, m = ये अपना फॉर्मूला है, m = m0/1 - v² का अंडर रूट। समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर v² अगर इंक्रीज होगा तो ये बताओ बेटा ये वाली वैल्यू पूरी मैंने ब्रैकेट के साथ क्यों लिखा, समझ रहे हो ना? ओनली अगर v² अगर इंक्रीज होगा, एरो का साइन समझ रहे हो बेटा, अपर साइड में इंक्रीज होना, लोअर साइड में डिक्रीज होना। क्लियर है? ठीक है। अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें पता है v²/c² इंक्रीज होगा, तो 1 - v²/c² की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये अगर डिक्रीज होगा तो ये बताओ ये दोनों इनवर्स में है या नहीं है? अरे अपोन में होना मतलब इनवर्स हो गया, इनवर्स ये वाली वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा, यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब दोनों को अगर मैं कोरिलेट करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है? ठीक है। अब आपसे बोला जाए इफ v = c यानी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो बता सकते हो बेटा m कितना हो जाएगा, पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? सामने फॉर्मूला लिखा है बेटा आपके पास 10 सेकंड है, दिमाग लगा सकते हो, मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। अगर v की वैल्यू c के इक्वल हो जाए तो m क्या हो जाएगा, प्रिंस का आंसर आया है m0। बाकी फैसल, सविकांत, अभिषेक, m0, अभिषेक कितना आएगा? कि बच्चों का आंसर आया m = m0 हो जाएगा। क्या आएगा? कोई बात नहीं बेटा, देखो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, m कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे प्रैक्टिकली भी समझ सकते थे बेटा, कैसे समझना, अगर v की वैल्यू c के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे, v अगर c के बराबर हो जाए तो मैं v की जगह c लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अरे c² कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना बेटा, 0। m0 को 0 से डिवाइड करूंगा, किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आता है, इनफाइनाइट। समझ में आ गया, यस और नो? इसका मतलब m0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, m0 के बराबर नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर? और वैसे भी आप देख सकते हो हमने क्या कहा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मास इंक्रीज होगा। क्लियर? इसका मतलब ये इंक्रीज होने पर ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? अरे एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा। क्लियर है? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होने पर मास भी इंक्रीज होता है, और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, नेचुरली अगर बात करें, ये बताओ बेटा
कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा पॉसिबल है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई डिस्कवर नहीं है। हाँ, लेबोरेटरी में ऐसा प्रूफ किया गया है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो। अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होते होते लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल ही हो सकती है। क्लियर है? इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो गई, यानी वेलोसिटी ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच कर ली, तो मास भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर लेगा। और मैक्सिमम वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? किसी फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं बेटा, यानी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कितना भी हो सकता है। क्लियर है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी को अप्रोच कर ले, गेन कर ले, तो मास भी क्या हो जाएगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेगा और मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट बेटा यहां तक? ओके, नोट करो बेटा, नोट करो ये। चलो चलो, बच्चे का क्वेश्चन है, सर हाउ दिस फॉर्मूला इज डेराइव्ड। बेटा एक्सपेरिमेंटली बेटा, कई सारे एक्सपेरिमेंट करके जो सही रिजल्ट तक अगर जाया जाए, मैंने क्या कहा, कई सारे एक्सपेरिमेंट, यानी रेस्ट मास को क्या किया, लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर करके कई सारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डेराइव किया गया। बच्चों ध्यान रखना, ओके। यानी प्रैक्टिकली अपन कैसे कैसे लाइट की वेलोसिटी को पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल के रेस्ट मास से कंपेयर करके अपन सही वैल्यू तक अप्रोच कर सकते हैं, आ सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या एक्सपेरिमेंटली अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डेराइव किया गया है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना बेटा। चलो बेटा चलिए, ये तो अपने क्या बात की बेटा, मूवेबल मास ऑफ मैटर पार्टिकल, यानी कोई मैटर पार्टिकल है उसका मूवेबल मास कितना है, क्या है। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, तो देखो मैं बोर्ड पे दो वर्ड लिख रहा हूं, आप बताना उसका मीनिंग क्या होता है, समझते हो क्या बच्चों। देखो मैंने क्या लिखा है, एक तो मैंने ये बोला है मैटर वेव, ठीक है, एक मैंने बोला है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझते हो क्या। मैंने क्या कहा बेटा, एक बोला है मैटर वेव, एक मैंने क्या बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनका मीनिंग समझते हो क्या बच्चों, इजी वे में समझना। देखो पहली बात तो वेव, मैंने क्या कहा था, वेव रेज, इनका मतलब क्या होता है, कई सारे पार्टिकल का ग्रुप। क्या कहा, वेव होती है, रेज होती है, इन सब का मतलब क्या होता है,
ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल का ग्रुप, इसको क्या करते हैं, रेज या फिर वेव, ये सब वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। मैंने बोला है मैटर वेव, मैटर वेव मतलब जिस वेव की अपन बात कर रहे हैं वो उन पार्टिकल से मिलकर बनती है जिनका क्या हो, अरे मैटर, मैटर का मतलब भी क्या होता है, मास। मैंने क्या कहा, मैटर का मतलब क्या है बेटा, मास। यानी अगर वो वेव क्या ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हो जिनका रेस्ट मास नॉन जीरो, नॉन जीरो, अरे उनका कुछ ना कुछ मास है, मास है मतलब जीरो तो नहीं है। आ गया समझ में, इसलिए मैं बोल रहा हूं नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होगा। आ गया समझ में, क्लियर। यानी क्या, वो वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका कुछ ना कुछ मास हो, उस वेव को क्या कहते हैं, मैटर वेव। आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे अपन ऐसे पढ़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वो वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका रेस्ट मास क्या हो, जीरो हो बेटा। मैंने क्या कहा, जिनका रेस्ट मास क्या हो, जीरो हो। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इसमें एग्जांपल आएगा बेटा सनलाइट का। ओके, अरे जो सनलाइट होती है आपने आज तक सुना होगा, लाइट की वेलोसिटी ये होती है लेकिन लाइट का मास ये होता है। आज तक कभी सुना है क्या, अरे आज तक कभी सुना है क्या लाइट का मास ये होता है? नो बेटा, कभी सुनोगे भी नहीं। क्यों? लाइट के लिए बात करें तो एक्चुअल में जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, कई सारे छोटे छोटे बंडल से मिलकर बनी होती है, एनर्जी बंडल से मिलकर बनी होती है जिनको फोटोन बोलते हैं। फोटोन तो नाम सुना होगा, ठीक है। फोटोन क्या, छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स होते हैं जो क्या मिलते हैं, कई सारे मिलियंस बिलियन छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स यानी फोटोन मिलकर क्या करते हैं, लाइट का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। तो एक्चुअल में क्या, मैटर वेव्स तो क्या, वो वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हो जिनका कुछ ना कुछ मास हो, यानी मास का जीरो ना होना। आ गया समझ में, रेस्ट मास जीरो नहीं हो, ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ मास होगा, कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर अपन बात करें तो क्या, वो वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हो जिनका रेस्ट मास क्या हो, जीरो हो बेटा। जैसे मैंने बोला है सनलाइट, सनलाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल होती है बेटा। आगे अपन पढ़ेंगे तो जैसे सनलाइट होती है बेटा, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्यों? ये कई सारे छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स यानी फोटोन से मिलकर बनी होती है जिनकी वेलोसिटी तो ये होती है जो अभी अपन ने लिखी थी, लेकिन मास क्या होता है, ये जीरो होता है। उनका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। इसी वजह से आज तक आपने सुना होगा कि लाइट की वेलोसिटी ये होती है लेकिन लाइट का मास क्या होता है, ये आज तक नहीं सुना होगा, नहीं कभी सुनोगे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो पहली बात तो मैंने ये दो वर्ड यहां पर बोले बेटा, इनका मतलब समझ रहे हो क्या, मैटर वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, एक बात बताओ, जो अपन बात कर रहे हैं कैथोड और एनोड रेज की, कैथोड और एनोड रेज, ये बताओ कैथोड और एनोड रेज मैटर वेव की कैटेगरी में आएगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आएगी? तो बेटा बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। हमें पता है, देखो कैथोड रेज किससे मिलकर बनी थी, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड रेज किससे मिलकर बनी थी बेटा, ग्रुप ऑफ कैटायंस। अरे कई सारे कैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा था, याद है ना। इसका मतलब कैथोड और एनोड रेज कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे कैटायंस से मिलकर बनी होती है जिनका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। अरे उनका रेस्ट मास जीरो होता है क्या, नहीं बेटा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉन जीरो। अरे नॉन जीरो होता है मतलब जीरो नहीं होता, हो चाहे कितना भी, चाहे थोड़ा बहुत हो लेकिन होगा जरूर। क्लियर, मेरा स्टेटमेंट क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉन जीरो। क्लियर है। सो कैथोड एंड एनोड रेज आर मैटर वेव्स। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो क्या स्पीड से, लाइट नहीं, स्पीड से कंपेयर करें, क्या कैथोड और एनोड रेज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होगी, उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? तो एक बात बताओ बेटा, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होता है ये बताओ उस पर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा या नहीं होगा, यस और नो? अरे होगा बेटा। ग्रेविटी क्या करती है, जो मान लो जितना ज्यादा मास होगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बेटा, यस और नो? ग्रेविटी क्या करती है, पार्टिकल की एनर्जी को डिक्रीज तो करती है। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो कोई भी बॉल है या स्टोन है बेटा, अपन उसको क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह अपन पढ़ेंगे, तो नॉर्मली कोई भी बॉल है या पार्टिकल है, इसको अपन ने क्या हाइट पे फेंका बेटा, ठीक है, अपन ने एनर्जी दी है तो वो ऊपर गया है। तो ये बताओ अपने एनर्जी देके ऊपर फेंका तो पूरी जिंदगी ऊपर ही जाता रहेगा क्या, नहीं। फिलहाल ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इसे एनर्जी दी है, इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर रेस्ट में आएगा नहीं आएगा, और रेस्ट में आएगा वापस नीचे आने लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों, आपने जो एनर्जी दी है इसकी वजह से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्लियर है। लेकिन क्या होता है बेटा, ग्रेविटी फोर्स क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, यस और नो? इसका मतलब ये ऊपर कब तक मूव करेगा, जब तक आपके थ्रू दी गई एनर्जी ग्रेविटी वाले फोर्स से ज्यादा हो, यस और नो? अरे सीधी सी बात है, जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। आपने जो एनर्जी दी है वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से लगने वाली एनर्जी से ज्यादा हो तब तक ऊपर
ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी एनर्जी को धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ग्रेविटी फोर्स से लगने वाली एनर्जी और इसके अंदर जो एनर्जी बची है वो दोनों इक्वल हो जाती है। उस पॉइंट पर रेस्ट पोजीशन में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ी सी एनर्जी और डिक्रीज होते ही क्या होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स डोमिनेट हो जाएगा बेटा और वापस नीचे आने लग जाएगा। यस और नो, बात समझ में आई क्या? तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, ग्रेविटी फोर्स क्या करता है, पार्टिकल की एनर्जी को डिक्रीज करता है। यस और नो, इसका मतलब है जिस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है, मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनना, जिस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है उस पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होगा। यस और नो, उस पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होगा और ग्रेविटी फोर्स उसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, उसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी नहीं होगी, डिक्रीज होगी बेटा, ठीक है। और जिसका कुछ मास ही नहीं है उस पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होगा क्या? नहीं, ग्रेविटी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो वो ये बताओ इक्वल स्पीड से इक्वल वेलोसिटी से मूव कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है बेटा। लाइट के साथ यही तो होता है। जो सनलाइट होती है वो क्या, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका रेस्ट मास क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इस वजह से कोई ग्रेविटी फोर्स लगता ही नहीं है, ग्रेविटी फोर्स नहीं लगता। इसी वजह से तो क्या होता है, हर पॉइंट पर लाइट की स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। आ गया समझ में? आज तक हम यही पढ़ते हैं कि लाइट की वेलोसिटी ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, यानी जब सन से निकलती है सनरेज, सनलाइट, उस टाइम भी उतनी होती है और जब अर्थ पर टच करती है उस टाइम भी उनकी स्पीड उतनी ही होती है। क्यों? जब इनका रेस्ट मास ही जीरो है तो इन पर कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा। ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा तो उनकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, मैं पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अब सुनना अच्छे से। एक बात बताओ, कंपेयर करके बताओ बेटा, कैथोड और एनोड रेज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होगी, ज्यादा होगी या इक्वल होगी? कम होगी बेटा। क्यों? शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कैथोड और एनोड रेज ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, जबकि लाइट क्या है, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका रेस्ट मास जीरो होता है। मैं ओनली मास बोलूं तो रेस्ट मास ही समझना है। क्लियर? यानी सनलाइट ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका मास जीरो होता है तो उन पर कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा। इस वजह से कैथोड और एनोड रेज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। काम खत्म। क्लियर? जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो मेरा स्टेटमेंट क्या, अच्छे सुनना, को डाउट हो बताना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मैटर पार्टिकल। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मैटर पार्टिकल। सो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर नॉन जीरो and cathode and anode rays are matter waves, not electromagnetic wave. Yes or no? And velocity of cathode and anode rays is less than velocity of light. समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या मैटर पार्टिकल है जिनका रेस्ट मास नॉन जीरो होता है। क्लियर? इस वजह से कैथोड और एनोड रेज क्या है, मैटर वेव है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? इस वजह से कैथोड एनोड रेज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या होगी, कम होती है बेटा। क्लियर है? ठीक है बेटा, लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो। द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ठीक है। सविकांत समझाते बेटा, स्टेटमेंट लिखो फिर वापस समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन are non-zero. The rest mass of electron and proton are non-zero. So cathode and anode rays, so cathode and anode rays, so cathode and anode rays are matter waves. So cathode and anode rays are matter waves, not electromagnetic waves. So cathode and anode rays are matter waves, not electromagnetic waves. ठीक है? So the velocity of velocity of cathode and anode rays velocity of cathode and anode rays is less than
सो वेलोसिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों, देखो इसको सिंपल फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, समझना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो क्या लिखेंगे, रेस्ट मास नॉट इक्वल टू जीरो, यस और नो? अरे होगा बेटा, मैंने क्या कहा, रेस्ट मास क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और जिन पार्टिकल का रेस्ट मास नॉन जीरो होता है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हो लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे पार्टिकल से जो रेस बनेगी, वेव बनेगी, इनको क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स बोलेंगे, यस और नो? बात समझ में आई क्या? क्लियर है बेटा? ठीक है। जबकि अपन बात करें लाइट पार्टिकल की, मैंने क्या कहा, लाइट पार्टिकल की अगर अपन बात करें, इनको फोटोन भी बोला जाता है बेटा, इनको क्या बोला जाता है, फोटोन। क्लियर? ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्लियर है? यानी इनका कोई फिक्स मास, रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होगा, किसी कुछ भी वैल्यू नहीं होती, किसी स्पीड होती है लेकिन मास नहीं होता, रेस्ट मास जीरो है। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो शॉर्ट में ये ध्यान रखना, क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, रेस्ट मास इनका नॉन जीरो, ठीक है बेटा, रेस्ट मास नॉन जीरो। तो इनसे मिलकर जो कैथोड और एनोड रेज होती है बेटा, ये मैटर वेव कौन सी हो गई, कैथोड एंड एनोड रेज, कैथोड और एनोड रेज, ये क्या हो गई, इनका रेस्ट मास क्या, नॉन जीरो। रेस्ट मास अगर नॉन जीरो तो क्या है, ये मैटर वेव है। समझ में आ गया सभी कान? दोबारा समझ लेना बेटा, दो टाइप की वेव आएगी बेटा। वेव का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अगर वो वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका कुछ ना कुछ मास हो, मैंने क्या कहा, मास होना मतलब जीरो नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर? मैंने क्या कहा, मैटर का मतलब ही होता है मास होता है बेटा। क्लियर है? ठीक है, मैंने क्या कहा, यानी अगर कोई वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका मास जीरो नहीं हो, उसे बोलते हैं मैटर वेव। आ गया समझ में? और अगर कोई वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका रेस्ट मास जीरो हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आ गया समझ में? कैसे कहेंगे, कैथोड और एनोड रेज क्या होती है, मैटर वेव होती है बेटा। क्लियर? मैटर वेव क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनती है, यस और नो? अरे एक एक चीज लिखाई थी, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, ध्यान है ना? और ये हमें पता है जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। क्लियर है? मास होगा तो हमें पता ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा, तो लाइट की वेलोसिटी के बराबर तो हो ही नहीं सकती। क्लियर है बेटा? ठीक है। और इसकी बात करें तो हमें पता है बेटा, इसमें क्या होता है, लाइट पार्टिकल, मैंने सनलाइट बोला है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आ जाएगा, आप मान सकते हो बेटा सनलाइट। ओके, यानी सनलाइट की बात करें तो एक्चुअल में क्या, जो सनलाइट होती है वो क्या, छोटे छोटे एनर्जी बंडल से मिलकर बनी होती है जिनको फोटोन कहते हैं। क्लियर है? इनका रेस्ट मास जीरो होता है। रेस्ट मास जीरो होता है तो ये कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनका रेस्ट मास जीरो है, मास जीरो है तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। इसी वजह से हर पॉइंट पर लाइट की स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल की एनर्जी को डिक्रीज भी नहीं करेगा, और जब डिक्रीज ही नहीं करेगा तो उसकी स्पीड चेंज होगी क्या, स्पीड चेंज नहीं होगी बेटा। समझ में आ गया? एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी, इसलिए अपन बोलते हैं लाइट की वेलोसिटी हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही बोली जाती है। ऐसा कभी नहीं बोलते यहां पर इतनी होगी वहां पर इतनी होगी, एक फिक्स स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? आपको डाउट है तो बोलो फटाफट, ये नोट कर लो बेटा, ऐसे थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा। फटाफट नोट कर लो। छविकांत, प्रिंस, आपको दिक्कत है बताओ बेटा। सर वेव और रेज में क्या डिफरेंस होता है बेटा, दोनों ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है। अगर वो वेव अगर हार्मफुल हो, मैंने क्या कहा, अगर हार्मफुल हो या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने वाली हो तो उसको रेज भी बोल देते हैं। आ गया समझ में? बाकी दोनों का मीनिंग सेम सेम सा होता है। ठीक है, चलिए चलो एक बात बताओ बेटा,
कैथोड और एनोड रेस को ही मैं कंपेयर करूं तो ये बताओ इसमें किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों में किसकी ज्यादा होगी? अगर दोनों को ही मैं कंपेयर करूंगी दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो ये बताओ कि दोनों में से किसकी ज्यादा होगी। मेरा क्वेश्चन ये फटाफट बताओ प्रिंस और सविकांत, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी या किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी? कैथोड की ज्यादा होगी। प्रिंस सविकांत वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी? कैथोड रेज। सविकांत ने बोला है एनोड रेज। कैथोड की ज्यादा कैसे होगी अभिषेक? एनोड की ज्यादा होगी पक्का? प्रिंस कैथोड की ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसका मास कम है। वेरी गुड बेटा, बात समझ में आई क्या? अरे सीधी सी बात है बेटा, कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है। और एनोड रेज किससे मिलकर बनी होती है बेटा? ग्रुप ऑफ कैटायंस। यस और नो? अरे कैटायन से मिलकर बनी है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है, कैटायन का ज्यादा होता है? कैटायन का मास ज्यादा होता है। जिसका मास ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी, स्पीड उतनी ही कम होगी बेटा। यस और नो? क्लियर? इसका मास कम है तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम अप्लाई होगा तो एनर्जी डिक्रीज कम होगी बेटा, इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। लिखो द वेलोसिटी ऑफ एनोड रेज, लिखो द वेलोसिटी ऑफ एनोड रेज, द वेलोसिटी ऑफ एनोड रेज, द वेलोसिटी ऑफ एनोड रेज is less than velocity of cathode rays. The velocity of anode rays is less than velocity of cathode rays. The velocity of anode rays is less than velocity of cathode rays because cations are heavy particle. Cations are heavy particle compare as because cations are heavy particle compare as electron. कैटायंस आर हैवी पार्टिकल कंपेयर एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कैटायन क्या होते हैं? हैवी पार्टिकल होते हैं बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब पढ़ने के बाद मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए कैसे करना क्या करना। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा क्वेश्चन लिखो बेटा, एक लिखो। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, which of the following charge is possible for any species? Which of the following charge is possible for any species? Which of the following charge is possible for any species? ऑप्शन लिखो फटाफट, देख क्या रहे हो? ऑप्शन लिखो और आंसर दो बेटा फटाफट। Which of the following charge is possible for any species? प्रिंस सविकांत ऑप्शन लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। देखते हैं, श्योर कर लेना। शाबाश प्रिंस, ये बात तो मुझे ही पता है। आंसर बताओ, आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? अभिषेक कौन सा होगा बेटा? अभिषेक कोई बात नहीं। देखो बेटा आपको याद है हमने बिल्कुल प्रिंस सविकांत तुम्हारा सही आंसर और रीजन भी सही है। आपको याद है बेटा एक हमने स्टेटमेंट लिखा, किसी भी स्पीशीज पर चार्ज कितना आ सकता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। ध्यान है ना? क्लियर है? इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो फिक्स है या नहीं है बेटा?
1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 90 कूलम, यस और नो है बेटा। इसका मतलब n की वैल्यू अपन ने क्या कहा था 1 2 3 4 ऐसी हो सकती है, क्लियर है, इंटीजर में होगी। तो बेटा देखो n की जगह 1 पुट करके देखो तो कितना आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम आता है, क्लियर। जबकि ये 1.2 दे रखा है इसका मतलब 1.6 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? नो बेटा ये नहीं है। 1.6 आएगा, ये क्या दे रखा है 1.8 दे रखा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो n को अगर n की जगह 2 वैल्यू पुट करूं तो कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, तो ये सही है ना, अरे ये हो सकता है ना, यस और नो? नो बेटा, आगे 10 टू पावर माइनस 29 दे रखी है, जबकि होना कितना चाहिए माइनस 19, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। आ गया समझ में, क्लियर है। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3.2, अपन 3 भी ले सकते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर रहा है, नहीं बेटा n की वैल्यू अपनी तरफ से मान के चलना है, पॉसिबल बोल रहा है। n की वैल्यू अगर 3 हो तो कितना हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 होगा, नहीं होगा? होगा बेटा, बस। और यही तो हमें पूछ रखा है कौन सा पॉसिबल है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो आगे इसका रीजन लिख लेना Q इक्वल टू एन ई, बस इस कॉन्सेप्ट से करना है। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे, ठीक है। एक काम करना, नीचे आंसर आपको क्या लिखना है Q इक्वल टू एन ई, ठीक है बेटा। Q इक्वल टू एन इंटू ई, किस गई ये फिक्स कर देना 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और नीचे लिख लेना n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे वैल्यू पुट करके देखेंगे किससे सही मैच हो रहा है, बस इतना कर लेना। समझ गए कैसे हुआ, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, मैंने बोला है नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्पीसीज, which of the following charge not possible for any species, which of the following charge not possible for any species, बताओ फटाफट कौन सा होगा। अच्छे से सोच लेना। प्रिंस कौन सा बताया, थर्ड। अभिषेक कौन सा बताया, शविकांत थर्ड। अभिषेक कौन सा, ठीक है थर्ड होगा ना बेटा, थर्ड होगा ना, थर्ड होगा ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो बेटा नॉट पॉसिबल। देखो बेटा मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन लिखा है, आपको उसी की टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा Q इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई, यही तो कंपटीशन एग्जाम है बेटा, आते हुए देखो तुमसे कैसे गलती करवाएगा, समझना कहाँ मुझसे गलती करवा रहा है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स हो गया, n की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो मुझे पता है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम आएगा। मुझे बोला है नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं होगा वो मेरा आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ो जिंदगी में, n की जगह अगर 2 करूं तो मुझे पता है क्या आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 आएगा, नहीं आएगा, ये भी पॉसिबल है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा ये डाटा जानबूझ के आपको ऐसे लिख के दिया गया है, मैंने क्या कहा, ये जानबूझ के आपको डाटा ऐसे लिख के दिया है 80 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, अरे सीधी सी बात है 10 टू पावर माइनस 20 करके दे दिया तो 10 टू पावर माइनस 90 बना लो बेटा, इसे 10 टू पावर माइनस 19 बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 80 से 8.0 होगा या नहीं होगा, यस और नो, होगा बेटा। पहले 10 की पावर को इक्वल कर लो, मैंने क्या कहा था कंपेयर करने के लिए पहले 10 की पावर को देखना है बेटा, आपको आ गया समझ में। जानबूझ के इसने 10 टू पावर माइनस 20 दे दिया तो इसे माइनस 19 बना लो, माइनस 19 बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको अगर वन टाइम आपने इंक्रीज कर दिया माइनस 20 से माइनस 19, माइनस में कम तो एक्चुअल में ज्यादा, यस और नो, इसको वन टाइम इंक्रीज कर दिया तो बैलेंस करने के लिए 7 वाली वैल्यू को वन टाइम डिक्रीज कर दो, वन टाइम वाला 80 से 8.8 बना दो बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब देखते हैं ये कब आ सकता है, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं
करूं तो 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 आएगा, नहीं आएगा? आएगा बेटा, इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या करूं बच्चों, देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3.2 आता है, ठीक है, और इसकी जगह अगर 3 अप्लाई करता हूं बेटा, 3 अप्लाई करता हूं तो कितना आएगा बेटा? 4.8। यस और नो? अरे 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19 ये तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर तो सही है, साथ वाली वैल्यू को बैलेंस करो। कैसे? अगर यहाँ पे 3 लेता हूं तो 4.8 आता है, जबकि ये कितना 5.4। अरे 5.4 4.8 से ज्यादा है या नहीं है? इसका मतलब इससे ज्यादा लेके चलो, अगर 4 पर चलूं, 4 पे चलूं कितना आएगा? 6.4। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4.8, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 6.4, और ये वैल्यू ये बताओ 4.8 और 6.4 के बीच की वैल्यू है या नहीं है? इसका मतलब मुझे n की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी लेनी पड़ेगी? 3.5। यस और नो? 3.5। और n की वैल्यू डेसिमल में हो सकती है क्या? नहीं बेटा, डेसिमल में नहीं हो सकती, तो ये वाला पॉसिबल है नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है वही तो अपना आंसर है। समझ में आ गया कैसे किया? यस और नो? तो ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है। अब तो बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है? ध्यान रखना, आपने पढ़ लिया, सर ने बताया था, लेकिन आते भी कैसे गलती करवा सकता, अब तो कर सकते हो ना? अभिषेक, छविकांत, प्रिंस, बात समझ में आ गई ना बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर है? ये तो अपने बात के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है, ये बेसिक पॉइंट्स अपने डिस्कस किए हैं बच्चों। क्लियर है? चलो बेटा, अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो आगे हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, इसका सिंबल होता है Q/m, या फिर होता है E/m से भी लिख देगा कहीं पर, Q/m या E/m। Q/m या E/m। चलो बेटा, चलो बात करें बेटा क्या होता है बच्चों। देखो स्पेसिफिक चार्ज के लिए अपने क्या कहा, इसका सिंबल क्या होता है? Q/m, यानी चार्ज अपॉन मास। आ गया समझ में? और चार्ज हमें सब पता किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से तो आता है बेटा। तो जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो चार्ज अपॉन उसका मास। आ गया समझ में? तो E/m से भी लिख देगा। तो क्या लिखेंगे? किसी भी पार्टिकल का अगर हमें स्पेसिफिक चार्ज चाहिए, मैंने क्या कहा, किसी भी पार्टिकल का अगर हमें स्पेसिफिक चार्ज चाहिए तो क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या लिखेंगे? मास ऑफ पार्टिकल। चार्ज ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे? Q/m से पार्टिकल का चार्ज यानी Q और मास मतलब m, बस इससे लिखेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या, एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी में चेंज होने पर स्पेसिफिक चार्ज में कोई चेंज हो सकता है क्या? वेलोसिटी चेंज होने पर स्पेसिफिक चार्ज में चेंज हो सकता है क्या? होगा बेटा? क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? कांस्टेंट होगा बेटा? डिक्रीज होगा बेटा। कैसे? हमें पता है, देखो बेटा कैसे। अरे वेलोसिटी इंक्रीज होने पर हमें पता है मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये तो हमने डिस्कस किया बेटा, मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। मास अगर इंक्रीज होगा तो हमें पता है Q/m को अगर अपन कंसिडर करें, हमें पता है अपॉन वाली वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिजल्ट क्या आएगा? कम आएगा। मैंने क्या कहा? अपर साइड वाली वैल्यू इंक्रीज होना, रिजल्ट ज्यादा आना, लोअर साइड वाली वैल्यू इंक्रीज होना, रिजल्ट कम आना। अरे 100/10 था तो रिजल्ट 10 आया, 100/20 कर दो रिजल्ट 5 आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा। क्लियर है? इसका मतलब क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज इंक्रीज हो तो मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? और मैंने क्या कहा था, इसके लिए मैंने एक नाम दिया था बेटा आपको, क्या? सिग्नेचर ऑफ पार्टिकल। याद है ना? सिग्नेचर मैंने क्या कहा था, जितने भी लोग होते हैं बेटा सभी के सिग्नेचर अलग अलग होते नहीं होते? होते हैं। तो मोस्टली स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। मोस्टली बोला है, एक दो रेयर केस में सेम आ सकता है, लेकिन मोस्टली के लिए क्या होगा? बच्चा कहेगा सर सेम किसके लिए आएगा? तो अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन का सेम आता है। ठीक है? कैसे आता, क्या आता, वो अपन बात करेंगे बेटा अलग। ठीक है?
लेकिन ध्यान रखना मोस्टली स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट आता है। क्लियर है? अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन पढ़ने के बाद अपन कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे वो बराबर कैसे आता है, कैसे करना है। क्लियर? अभी तक ध्यान रखना मोस्टली स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट होता है, मोस्टली, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर। ओके, मोस्ट स्पीशीज के लिए डिफरेंट होता है तो क्या होगा, इससे सिग्नेचर ऑफ पार्टिकल भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, लिखो बेटा, लिखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कैसे करना। लिख लिया? ये स्टेटमेंट लिख लो बेटा। विद इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, with increasing in velocity, with increasing in velocity the specific charge of particle decreases. With the increasing in velocity the specific charge of particle decreases. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। The value of specific charge, the value of specific charge, the value of specific charge, the value of specific charge is different for most of the species. The value of specific charge is different for most of the species. So specific charge is also called specific charge is also called signature of particle. So specific charge is also called signature of particle. So specific charge is also called signature of particle. समझ में आ गई बेटा? क्लियर? तो पहले हमने मीनिंग समझा, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, कैसे होता है। क्लियर? अब अपना पर्पस है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो तीन पार्टिकल डिस्कस किए उनका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। ठीक है बेटा, चलो तो डिस्कस करते हैं। क्या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। तो अपन ने क्या कहा बेटा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, Q बाई एम। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, Q बाई एम क्या, E। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो अब बात करें तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन मास क्या होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम। यस और नो? होगा बेटा? ठीक है, देखो अपन क्या कर सकते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19। बच्चों देखो इसे अगर हम सोल्व करें बेटा तो देखो 10 टू पावर क्या कर सकते हैं, ये 19 है बेटा, ये कितना हो जाएगा, अरे -9 बचेगा, नहीं बचेगा। यस और नो? ये तो ध्यान है ना? ठीक है, और ये -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे प्लस का 9 होगा या नहीं होगा। यस और नो? अरे 10 टू पावर -9 को ऊपर लेके जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। समझ में आया बेटा कैसे किया, +9 हो गया। ठीक है, और अपोन में क्या हो गया, 9.1 हो गया कूलम पर ग्राम। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने क्या कहा था, अप्रोक्स वाली टेक्निक अपनी क्या है, मैंने क्या कहा था, अप्रोक्स मेथड से कैसे करना है हमें। बच्चों देखो ये 1.6 है, अगर इसको 16 बना ले, हमें पता ऊपर 18 होता है, नीचे 9 होता, तो 18/9 2 आता है। यस और नो? इसका मतलब ये एग्जैक्ट 18 तो नहीं है, लेकिन 18 के आसपास वाली वैल्यू है या नहीं है। 18 के आसपास वाली वैल्यू बना ले तो अपना ऑलमोस्ट आंसर आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो इसको 1.6 को मैं 16 लिख दूं तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, अरे डेसिमल हटाना तो एक पावर कम कर दो बेटा, 8 हो जाएगा। यस और नो? अपोन में क्या हो जाएगा, 9.1 कूलम पर ग्राम। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे, फाइनली अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो 16 बाई, हमें पता 16/8 होता, या तो ऐसे देख सकते हो 16/8 होता तो हमें पता रिजल्ट कितना आता, 2 आता। यस और नो? लेकिन ये 8 से ज्यादा है तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 से थोड़ा कम। ये ऐसे देख सकते हो, ये अगर 18 होता
18/9 कितना था 2, लेकिन ये 18 से थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा कम आएगा बेटा, क्लियर। और ये वैल्यू आती है 1.76 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर कितना आ जाएगा बेटा 8 कूलम पर ग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। लेकिन कैसे आता है बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। वैसे अपन डिस्कस करें बेटा क्या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्या कहा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें पता है स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m। प्रोटॉन की बात करें तो लिखेंगे P, इसका चार्ज क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -19, चार्ज तो वही है। और मास क्या होता है बेटा इसका 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -24 ग्राम, यस और नो होता है बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा 10 टू पावर -19 -24 कितना बच गया -5, क्लियर है, ठीक है बेटा। इससे अगर अपन सोल्व करें तो देखो बेटा ये ऊपर जा सकता नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस का 5 अपॉन 1.67 कूलम पर ग्राम, यस और नो होगा बेटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देखो बेटा कैसे करना है 1.6 है, 1.6 को मैं 1.60 कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं। अगर 1.60 देखो 1.60 1.67, अगर ये भी 1.60 होता तो हमें पता है रिजल्ट कितना आता बेटा 1 आता नहीं आता, अरे ये 160 है ये भी 1.60 होता, रिजल्ट कितना आता 1 आता बेटा। लेकिन ये 1.60 से थोड़ा ज्यादा है तो रिजल्ट क्या आएगा 1 से थोड़ा सा कम, यस और नो। लोअर वाली वैल्यू ग्रेटर होना, आंसर कम आना, यस और नो। इसका मतलब इसे सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आती है बेटा 1 से थोड़ी सी कम, यानी 0.95, क्लियर है। 0.95 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर क्या करेंगे 5 कूलम पर ग्राम, यस और नो। या फिर इसे ये लिख के भी दे सकता है 0.95 से मैं 9.5 बना दूं, क्या कर दूं 9.5, ये 9.5 है तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी। और बेटा मैंने क्या कहा इसमें से एक 10 हटाकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9.5 आएगा, क्लियर। अरे वो बेसिक मैथमेटिक्स वो याद रखो, इसको 0.95 से आपने 9.5 बनाया है तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया बेटा। 0.95 तो 1 के समथिंग है, ये 9.5 बन गया, इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया तो साथ वाले को डिक्रीज कर दो, काम खत्म, बैलेंस कर दो, एक को इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज, एक को डिक्रीज दूसरे को इंक्रीज, क्लियर है। इसको इंक्रीज कर दिया 1 टाइम इंक्रीज किया तो इसको 1 टाइम डिक्रीज कर दो। 1 टाइम डिक्रीज कैसे करना है 10 की पावर 1 कम कर दो बेटा, तो 10 टू पावर +5 से कितना हो जाएगा +4 कूलम पर ग्राम। ये क्या आ गया प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, ठीक है। फिर अपन क्या लिखे तीसरा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की अपन बात करें तो बता सकते हो क्या होगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, हमें पता है चार्ज कितना होता है 0 और मास क्या होता है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -24 ग्राम। रिजल्ट कितना आएगा बेटा 0 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा बेटा। क्यों तो ध्यान रखना इसका चार्ज 0 होता है तो स्पेसिफिक चार्ज भी 0 होता है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नोट करो बेटा।
अरे यार सॉरी बेटा, माइक बंद, आवाज नहीं आ रही क्या? सॉरी बेटा, आवाज नहीं आ रही, इतनी माथापच्ची फालतू में हो गई क्या? चलो बेटा दोबारा समझो फटाफट इस बात को, हमने क्या बोला, देखो समझना इस बात को। स्पेसिफिक चार्ज के लिए अपन ने क्या बोला है, समझना बेटा। देखो क्या बोला स्पेसिफिक चार्ज के लिए, स्पेसिफिक चार्ज अपन ने क्या कहा, चार्ज और मास का रेशियो। क्लियर है बेटा, अच्छे सुना इस बात को। मैंने क्या बोला, कैथोड और एनोड रेज के स्पेसिफिक चार्ज के लिए हमने बोला है। तो देखो बेटा क्या कहा, कैथोड रेज की अपन बात करें तो हमें पता, जैसे अपने ट्यूब ली थी, क्लियर है, ट्यूब में एक प्लेट एनोड है, दूसरी क्या है, कैथोड है बेटा। क्लियर, एनोड और कैथोड, ठीक है बेटा। अब क्या कहा, इसके लिए अगर अपन बात करें तो हमें पता है जो गैसेज एटम आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या बोला था, कैथोड रेज बोला था। क्लियर है, और जबकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद जो कैटायन बनते हैं इनके ग्रुप को क्या बोला था, एनोड रेज बोला था। यस और नो? क्लियर है बेटा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, कैथोड और एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कैसे होगा? ओके, तो क्या कहेंगे बेटा, समझना इस बात को। कैथोड रेज की अगर मैं बात करूं तो अपन क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रुप। क्लियर है, कैथोड रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस ट्यूब के अंदर मैं अलग अलग टाइप की गैस फील करूं, ए बी सी डी, अब तो आवाज आ रही है ना, अब तो आवाज आ रही है बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर इस ट्यूब के अंदर मैं अलग अलग टाइप की गैस फील करूं, तो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, तो हमें पता है बच्चों सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? गैस भले ही चेंज हो रही है लेकिन सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन सेम ही तो होते हैं। तभी तो हमें पता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जिसके पास एक्सिस में है, और जिसके पास डेफिशिएंसी होती है वो गेन कर सकता है। ब्लड ग्रुप की तरह सेम ब्लड ग्रुप है तो डोनेट या गेन करना पॉसिबल है या नहीं है? तो किसी भी एटम के पास एक्सिस में वो डोनेट कर देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वो गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि सभी स्पीशीज, सभी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं। क्लियर है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर इस ट्यूब के अंदर मैं अलग अलग गैसेस फील करूं तो क्या होगा बेटा, समझना इस बात को। सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो सभी के लिए क्या होगा, कैथोड रेज भी सेम टाइप की होगी। कैथोड रेज सेम टाइप की होगी तो क्या होगा, उसके लिए स्पेसिफिक चार्ज भी सेम होगा। यस और नो? इसका मतलब क्या होगा, गैस भले ही चेंज हो रही है लेकिन उन सभी के लिए कैथोड रेज सेम टाइप की है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन से ही बनती है। यस और नो? तो सभी गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बेटा। क्लियर है, इस वजह से सभी से बनने वाली कैथोड रेज भी सेम टाइप की होगी और सभी के लिए स्पेसिफिक चार्ज भी सेम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया? बिकॉज कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम फॉर ऑल गैसेस। क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो मेरा अगला पॉइंट क्या है, एनोड रेज की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे बेटा, एनोड रेज के लिए, एनोड रेज एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो कैटायंस बनते हैं इनके ग्रुप को अपन ने क्या बोला था, एनोड रेज बोला था। और हमें पता है बच्चों एनोड रेज क्या होती है, कैटायन का ग्रुप। अलग अलग टाइप की गैसेज है उनसे बनने वाले कैटायन अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? अरे गैस अगर ए फील करोगे तो ए प्लस, बी करोगे तो मान लो बी प्लस, सी करोगे तो मान लो सी प्लस कैटायन बनेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज के लिए अगर बनने वाले कैटायन डिफरेंट डिफरेंट है तो सभी के चार्ज और मास का रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यस और नो? इसका मतलब गैस चेंज करने पर एनोड रेज के स्पेसिफिक चार्ज में चेंज आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, इसमें चेंज तो इसमें भी चेंज है, इसमें चेंज तो इसमें चेंज। इसका मतलब एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज होता है, मतलब वो उस पर डिपेंड कर रहा है। यस और नो? क्लियर? तो क्या कह सकता हूं, स्टेटमेंट सुनना, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब बिकॉज एनोड रेज आर ग्रुप ऑफ कैटायंस एंड कैटायंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था बेटा, फाइनली कैथोड रेज की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि गैस चेंज भी हो जाएगी तो भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए बनने वाले इलेक्ट्रॉन सभी के लिए सेम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के
ग्रुप को ही तो कैथोड रेज बोलते हैं। तो सभी के लिए सेम टाइप की कैथोड रेज बनेगी, तो अलग अलग गैसेस के लिए कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज भी सेम आएगा। क्लियर है। जबकि बात करूं मैं एनोड रेज की, तो क्या होगा बेटा, डिफरेंट गैसेस से बनने वाले कैटायन डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट कैटायन से बनने वाली एनोड रेज भी डिफरेंट टाइप की होगी। और अगर गैस अगर डिफरेंट है तो बनने वाले कैटायन डिफरेंट, बनने वाली एनोड रेज डिफरेंट टाइप की, तो उनके चार्ज और मास का रेशियो भी डिफरेंट आएगा। इसका मतलब गैस चेंज होने पर एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट आ रहा है। ये चेंज तो ये चेंज डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? यस और नो? छविकांत प्रिंस, आपको दिक्कत है बोलो फटाफट, दिक्कत है बोलो फटाफट। कैथोड रेज एनोड रेज के लिए मैंने बोला है कौन सा गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा और क्यों करेगा, रीजन भी मैंने बताया। फटाफट बोलो बेटा, कोई दिक्कत है बताओ, स्टेटमेंट नोट करें फिर अपन, फटाफट बोलो। छविकांत प्रिंस फटाफट बताओ बेटा, ये स्टेटमेंट मैंने बोला समझ में आया क्या? फटाफट, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? कहां चले गए? छविकांत प्रिंस, आवाज नहीं आ रही बेटा? यस और नो? यस और नो? आवाज आ रही है बेटा? चलो बेटा लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, the specific charge of cathode rays is constant. The specific charge of cathode rays is constant and equal to specific charge of, the specific charge of cathode rays is constant and equal to specific charge of electron, and equal to specific charge of electron. The specific charge of cathode rays is constant and equal to specific charge of electron, while the specific charge of anode rays is variable. While the specific charge of anode rays is variable. ठीक है, इस पॉइंट को कल दोबारा समझ गए बेटा? ठीक है, उन बच्चों का आवाज नहीं पहुंची, कल दोबारा डिस्कस करके इसे नोट करेंगे अपन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक है बेटा, चलो बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।